वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 1, अगर मान लीजिए हमें 3 नंबर का एक जीपी एज्यूम करना है, तो वो हम 3 नंबर कौन सा एज्यूम करेंगे? वैसे तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि वो 3 नंबर हम इस तरह से एज्यूम करें जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें 3 नंबर जो कि एक जीपी में उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 27, 3 नंबर जो कि एक जीपी में है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 27, और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर हम एबीसी एज्यूम किए होते तो एबीसी इक्वल टू 27 आता, लेकिन अगर इसके जगह पे ए बाई आर ए आर एज्यूम किए होते तो इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 27, मतलब ए बाई आर मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए आर, तो आर आर कैंसिल, बचा क्या? ए क्यूब इक्वल टू 27, मतलब ए का वैल्यू 3। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हमें 3 नंबर जीपी में एज्यूम करना है तो हम ए बाई आर ए आर एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें 4 नंबर जीपी में एज्यूम करना हो तो ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर क्यूब एज्यूम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर जीपी में एज्यूम करना हो तो 3 नंबर वाला तो आपको पता है एज्यूम करना, उसमें एक टर्म पहले और एक टर्म बाद में जोड़ दीजिए। इसी तरह अगर मान लीजिए 6 नंबर का आपको जीपी एज्यूम करना हो तो 4 वाले में एक टर्म पहले एक टर्म बाद में जोड़ दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम नंबर जीपी में एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 2। अगर एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, और ये आया कहां से? हमें पता है कि एक जीपी में 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब बी बाई ए और सी बाई बी हमारा बराबर होगा। दोनों का बी ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो हमारा बराबर होगा, मतलब बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक ए बी सी हमारा जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कहां से आया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 3। आप कई बार सुने होंगे इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है क्या? आप इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी के साथ ये भी सुने होंगे कि उसका सारा टर्म पॉजिटिव है। सारा टर्म पॉजिटिव है तभी कोई बात करता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग जीपी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में ध्यान रखिए कि सारा टर्म पॉजिटिव है तब हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने का क्या मतलब? इंक्रीजिंग कहने का मतलब है कि उसका टर्म बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसका टर्म बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और डिक्रीजिंग मतलब उसका टर्म घटता हुआ चला जा रहा है, मतलब वैल्यू घटता हुआ चला जा रहा है। तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ चला जा रहा है, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ चला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि पता कैसे चलेगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस मैंने आपको बताया था, क्या होता है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा? ए पे, आर पे? नहीं, ए पे तो डिपेंड नहीं करेगा, ये तो फर्स्ट टर्म है। डिपेंड किस पे करेगा? हमारा आर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आर का पावर लगा हुआ है ना, ए तो सब में सेम है, आर का पावर लगा हुआ है, तो आर पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू बढ़ता हुआ जा रहा है घटता हुआ जा रहा है। अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो आर का पावर बढ़ाने पर, जैसे पावर 2 है फिर पावर 3 है, पावर बढ़ाने पर वो आर टू दी पावर जो भी है उसका भी वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, तो टर्म्स भी हमारा बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर आर का वैल्यू 1 से कम है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू घटता चला जाएगा। तो इंक्रीजिंग जीपी हम कब बोल सकते हैं? जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। और डिक्रीजिंग जीपी हम कब बोल सकते हैं? जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। लेकिन आर का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, आर का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आर का वैल्यू निगेटिव हुआ तो आर टू दी पावर 2 तो हमारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन आर टू दी पावर 3 हमारा निगेटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई पॉजिटिव आ रहा है कोई निगेटिव आ रहा है, तो इंक्रीजिंग कुछ पॉजिटिव आएगा कुछ निगेटिव आएगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग जीपी होगा, और आर का वैल्यू 1 से छोटा और निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 0 से 1 मान लेते हैं कि 0 से 1 है, तो हमारा जीपी कैसा होगा? डिक्रीजिंग जीपी होगा, और सारा टर्म्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर मान लीजिए आर का वैल्यू 1 हो जाए, तो आर का वैल्यू अगर 1 हो गया, पहले ही बात कर चुके हैं इस पे, अगर आर का वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो गया तो सारा टर्म्स इक्वल हो गया ना, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एक कांस्टेंट जीपी है। ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4। नंबर 4, अगर जीपी का हर टर्म को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देते हैं, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा उसका अगर हम
दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकाल के देखें तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो निकाल के देखें तो वो भी हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक जीपी में अगर किसी नंबर नॉन जीरो नंबर से, याद ध्यान रखिएगा नॉन जीरो, ऐसा नहीं कि आप जीरो से ही मल्टीप्लाई कर दिए हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर टर्म को अगर आप जीरो से ही मल्टीप्लाई, सारा का सारा जीरो ही बन गया, वो फिर नॉनसेंस वाला बात हो जाता है। तो अगर आप हर टर्म को किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा कैसा होगा, एक जीपी होगा। इसी तरह नंबर 5, इसी तरह अगर हर टर्म को हम सेम पावर से रेज कर दे तो जो नया सीक्वेंस होगा वो भी हमारा जीपी होगा। सेम पावर से रेज करने का क्या मतलब है कि हर टर्म को, जैसे हर टर्म का स्क्वायर कर दिए या फिर हर टर्म का हम क्यूब कर दिए, तो ये जो नया सीक्वेंस बना ये भी हमारा कैसा होगा, जीपी। और पता कैसे चला कि ये नया सीक्वेंस भी जीपी होगा, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को उठा के देख लीजिए, अभी भी रेशियो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो नया सीक्वेंस है वो भी हमारा जीपी होगा। इसी तरह नंबर 6, अगर एक रेगुलर इंटरवल पे जैसे एक एक बीच करके हम टर्म्स को उठाएं या फिर दो दो बीच करके टर्म्स उठाएं, मतलब कहने का मतलब है कि रेगुलर इंटरवल पे अगर हम टर्म उठाएं तो जो टर्म उठाने के बाद जो उन सभी को, जो टर्म उठाने के बाद हमारा आया वो जो सीक्वेंस होगा वो भी हमारा जीपी होगा। और ये पता कैसे चला, अगेन दो कॉन्जुगेटिव टर्म को उठा के देख लीजिए, उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो नया सीक्वेंस होगा वो भी हमारा जीपी होगा। ये था हमारा नंबर 6। नंबर 7, अगर मान लेते हैं दो अलग अलग जीपी है, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, और B1 B2 B3 B4 B5 एंड सो ऑन। अगर इन दोनों का जैसे पहला टर्म को उठा लिए, दूसरा टर्म को उठा लिए, तीसरा टर्म को उठा लिए, और पहला टर्म को उठा के मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा टर्म को उठा के मल्टीप्लाई कर दिए, तीसरा टर्म को उठा के मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब पहला को पहला वाला से, दूसरा को दूसरा वाला से, तीसरा को तीसरा वाला से, या फिर डिवाइड भी कर दिए, तो जो ये नया सीक्वेंस बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर डिवाइड करने के बाद, वो भी हमारा एक जीपी होगा। कैसे पता कैसे चला, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो देख लीजिए, कांस्टेंट आएगा हमारा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो नया सीक्वेंस होगा वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 8। अगर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN हमारा जीपी में है, तो log ऑफ A1 log ऑफ A2 log ऑफ A3 एंड सो ऑन अप टू log ऑफ AN हमारा AP में होगा। और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर log ऑफ A1 log ऑफ A2 एंड log ऑफ A3 एंड सो ऑन अप टू log AN AP में है, तो A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन अप टू AN हमारा जीपी में होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि A1 A2 A3 लॉग के साथ लगा है, तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारा बात हो रहा है ना, यहाँ पर सारा बात हो रहा है वो A1 A2 A3 पॉजिटिव के लिए बात हो रहा है। तो यहाँ पर आप सेपरेटली मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर कि A1 A2 A3 जो जीपी में है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब हर टर्म जीपी का पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी हम बात करेंगे। लॉग के साथ निगेटिव लॉग बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये पता कैसे चला कि अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो log ऑफ A1 log ऑफ A2 log ऑफ A3 AP में होगा? सिंपल है, इसे प्रूफ कर लेंगे। और कोई भी सीक्वेंस AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये हमें पता कैसे चलता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, अगर वो कांस्टेंट आया तो वो AP में होगा। तो यहाँ पर दो कॉन्जुगेटिव टर्म उठाते हैं हम, पहला और दूसरा टर्म उठाते हैं। तो पहला टर्म कौन सा है, log ऑफ A1, दूसरा टर्म कौन सा है हमारा, log ऑफ A2। तो log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1 हम देखेंगे, और फिर दूसरा और तीसरा टर्म उठाते हैं। दूसरा टर्म कौन सा, log ऑफ A2, तीसरा टर्म क्या है हमारा, log ऑफ A3। तो पहला दूसरा टर्म में हम देखेंगे तो log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1 हमारा क्या आ रहा है, log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1 हमारा क्या आ रहा है, log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1 हमारा बन जाएगा log ऑफ A2 अपॉन A1। और A2 अपॉन A1 क्या होगा हमारा, R। दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट आता है जीपी में, और हमें पहले से दिया हुआ है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन एक जीपी है। तो A2 अपॉन A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, R, मतलब log R। तो log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1 हमारा क्या आ गया, log R। इसी तरह log ऑफ A3 माइनस log ऑफ A2 हमारा क्या हो जाएगा, log ऑफ A3 अपॉन A2। अगेन log ऑफ A3 अपॉन A2, A3 अपॉन A2 क्या है हमारा, R। तो यहाँ से भी देख रहे हैं log R आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म हम उठा रहे हैं तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, log R। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक AP में है, ये हमारा एक AP में है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर A1 A2 A3 अगर GP में है तो log A1 log A2 log A3 AP में होगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, log A1 log A2 log A3 एंड सो ऑन। अगर AP में है तो A1 A2 A3 GP में होगा। बस ध्यान ये रखना है कि A1 A2 A3 सारा का सारा हमारा पॉजिटिव
हो। ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 8। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 9 डिस्कस करने से पहले एक बात आपको हम फिर से यहाँ पर रिकॉल करा दे रहे हैं। kth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। याद रखिएगा ये, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज होगा। मैंने पहले ही बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में kth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9 पे। प्रॉपर्टीज नंबर 9 है क्या? प्रॉपर्टीज नंबर 9 ये कहता है कि आप kth टर्म शुरुआत से उठाए और kth टर्म एंड से उठाए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कांस्टेंट होगा, वो हमारा कांस्टेंट होगा। और वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। मतलब पहले इसका मतलब समझते हैं। शुरुआत से तीसरा टर्म उठाए और आखिरी से तीसरा टर्म उठाए, तो शुरुआत से तीसरा टर्म और आखिरी से तीसरा टर्म का प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी तरह शुरुआत से चौथा टर्म उठाए और आखिरी से चौथा टर्म उठाए, तो उन दोनों का ये प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म होगा। इसी तरह हम बोल सकते हैं शुरुआत से पहला टर्म आखिर से पहला टर्म, शुरुआत से दूसरा टर्म आखिर से दूसरा टर्म, या फिर शुरुआत से तीसरा टर्म आखिर से तीसरा टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर। हाँ, अब ये आया कहाँ से ये समझेंगे। शुरुआत से kth टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a r टू द पावर k माइनस 1, और आखिर से kth टर्म हमारा क्या हो जाएगा? a r टू द पावर n माइनस k प्लस 1 माइनस 1। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या है? a r टू द पावर n माइनस 1, और a क्या है? फर्स्ट टर्म। a r टू द पावर n माइनस 1 क्या है? हमारा लास्ट टर्म। तो यहां पर हम देख सकते हैं k पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट आ रहा है हमारा। और क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 10। प्रॉपर्टीज नंबर 10 ये कहता है कि जो r टर्म का जो स्क्वायर है वो r माइनस k टर्म और r प्लस k टर्म का प्रोडक्ट के बराबर है। इसका प्रूफ बाद में देखेंगे, पहले समझेंगे ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं फिफ्थ टर्म, उठाते हैं फिफ्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म से 2 टर्म हम पीछे जाए तो कौन सा हो जाएगा? हमारा थर्ड टर्म। और 2 टर्म हम आगे जाए तो कौन सा हो जाएगा? हमारा सेवेंथ टर्म। फिफ्थ टर्म से अगर 2 टर्म पीछे आए तो कौन सा हुआ? थर्ड। और 2 टर्म आगे गए तो कौन सा हुआ? हमारा सेवेंथ टर्म। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ से 2 टर्म अगर हम पीछे आए तो कौन सा आया था? थर्ड टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो फिफ्थ टर्म का स्क्वायर के बराबर होगा। थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो फिफ्थ टर्म का स्क्वायर के बराबर होगा। अब बताइए यहाँ पर r क्या है और k क्या है? r हो जाएगा 5, r हो जाएगा 5 और k क्या हो गया यहाँ पर हमारा 2। इस फॉर्मूला में TR स्क्वायर इक्वल टू TR माइनस के मल्टीप्लाई बाय TR प्लस के में r का वैल्यू क्या है? 5 और k का वैल्यू क्या है? 2। और मतलब इसका सेंस क्या है? हम समझ चुके हैं सेंस क्या है कि अगर फिफ्थ टर्म उठाते हैं तो उससे 2 टर्म पीछे जाते हैं और 2 टर्म आगे जाते हैं। तो 2 टर्म पीछे गए तो 2 टर्म पीछे गए तो कौन सा हो गया? हमारा थर्ड टर्म। और 2 टर्म आगे गए तो कौन सा हो गया? हमारा सेवेंथ टर्म। तो थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है फिफ्थ टर्म का स्क्वायर के बराबर होगा। और इसका प्रूफ का अगर बात करें, मतलब ये आया कहाँ से? तो सिंपल है, आपको nth टर्म पता है क्या होता है? a r टू द पावर n माइनस 1। तो TR माइनस के और TR प्लस के जगह पे आप वो वैल्यू रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से आप इसे बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रूफ से ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसका क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे। तो वो सब तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं, इसका सेंस क्या है वो हम समझ चुके हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज नंबर 10 ये था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।